करो शुरू फिर। चलो, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? एंड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी खुशखबरी है। मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है। बाद में बताऊंगा तुम्हें नाम, एंड में बताऊंगा तुम्हें नाम, और लिंक मिल जाएगा तुम्हें अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एनीवेज, आज हम लोग कर रहे हैं फेज़ 1 चैप्टर। वो है जिसका नंबर मैं भूल गया हूँ, और नाम है उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और अगर चैप्टर के नाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि पीरियोडिसिटी जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है रिकरिंग, यानी बार बार उत्पन्न होना, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं, हमारे जितने नॉन एलिमेंट्स हैं, उन सबको क्लासीफाई करना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो बेसिकली इस चैप्टर में तुम लोग ये पढ़ोगे कि हम लोगों ने कहाँ से अरेंजमेंट स्टार्ट किया एलिमेंट्स का और आज कहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज भी ये इनकी केमिस्ट्री पूरी तो हुई नहीं है, और हमें ये आधी अधूरी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आज तक। ये कंफर्म नहीं है अपनी केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन पढ़ो अभी। तो देखो यार, हमने फालतू की तो बातें करनी नहीं है, सीधा काम की बात करेंगे। तो काम की बात शुरू होती है यहाँ से कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जोहान डोबिनियर। तो उन्होंने फर्स्ट एवर ट्राई किया था क्लासिफिकेशन करने का एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले जो पॉइंट नोट करने वाला है कि ये जो उन्होंने सबसे पहले अरेंजमेंट बनाया था, जो भी बनाया था, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस को लेकर बनाया था। तो उन्होंने अरेंजमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर रखा था। और उन्होंने किया क्या, उन्होंने ना कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स लिए और उनको उनके इंक्रीजिंग अमाउंट में रख दिया, ठीक है? इंक्रीजिंग मास के अमाउंट में रख दिया। और उन्होंने ये तीन एलिमेंट्स के साथ किया, तीन एलिमेंट्स के साथ किया। तो उन्होंने इसको इसलिए नाम दिया ट्रायड। तो ये कहलाया गया डोबिनियर ट्रायड। और इसका जो भी उन्होंने अरेंजमेंट बनाया, ठीक है? तो तीन और तीन नौ एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट बनाया, उसमें उन्होंने क्या बताया? उसमें उन्होंने बताया कि जो भी दो साइड के एलिमेंट्स होंगे ना, उनका जब आप एवरेज निकालोगे तो वो रफली, एग्जैक्टली नहीं, रफली बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल आएगा। और यहाँ पे ये बुक की जो लाइन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोबिनियर शोड दैट व्हेन द थ्री एलिमेंट्स इन अ ट्रायड वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, तो हम भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब इन्होंने सॉल्व नहीं करके दिखाया, आता नहीं होगा इनको, लेकिन हमें सॉल्व करना आता है भाई। हम तुम्हें सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखो, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, ठीक है? याद नहीं था, पढ़ के बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो है 39, ठीक है? तो अब तुम 6.9 और 39 का निकालो एवरेज, यानी उनको कर दो डिवाइड 2 से, मतलब प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से। तो आपका आंसर क्या निकला? 22.95। एंड हमारे पास Na, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 22.99। तो बस 0.4 का फर्क लगा, और वहाँ पे लिखा होता है ना रफली आसपास होता है। तो हाँ, ये जो ट्रायड है वो सही बना है, मुबारक हो डोबिनियर। लेकिन तुम्हें मुबारकबाद नहीं दे सकता मैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है ना, वो आती है इनकी डिसएडवांटेजेस, या स्पेसिफिकली कहूँ तो लिमिटेशंस। हाँ, लिमिटेशन सही वर्ड है। तो डोबिनियर ट्रायड की क्या क्या लिमिटेशंस थी? पहले लिमिटेशन तो ये थी कि आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, ये सिर्फ 3 ट्रायड बना पाए। तो सारे एलिमेंट्स के ट्रायड नहीं बन सकते थे। और दूसरा मतलब ऑलमोस्ट सेम सा ही है, बट ऐसे लंबी करने के लिए वीडियो बता रहा हूँ तुम्हें। जो भी बहुत लो मास के एलिमेंट्स थे और जो भी बहुत हाई मास के एलिमेंट्स थे, तो उनके बीच में ये ट्रायड पॉसिबल नहीं हो रहा था। मतलब ये जो क्राइटेरिया था, एवरेज इज इक्वल टू बीच वाला, वो वाला था, वो बहुत हाई मास पे और बहुत लो मास पे नहीं हो रहा था। वैसे तुम्हारा 2020 चल कैसा रहा है? मतलब अगर तुम लोग आगे कभी फ्यूचर में देख रहे हो तब तो पता नहीं, लेकिन इस साल बताओ कैसा चल रहा है। मेरे से तो पूछना मत भाई, ठीक है? इस साल का नाम इस दुनिया के इतिहास में नहीं आना चाहिए दोबारा। स्टिल मुझे बताना यार, प्लीज़ कमेंट करके, प्लीज़ यार, प्लीज़। चलो बैक टू चैप्टर। अच्छा, अब अगर एक साइंटिस्ट ने सोच लिया है कि मैंने क्लास 10 के बच्चों का सिलेबस बढ़ाना है, तो दूसरा साइंटिस्ट भी तो उसकी मदद करेगा ना। तो वैसे ही डोबिनियर से एनकरेज होकर न्यूलैंड भाई साहब खेल में उतर गए। तो जॉन न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। हाँ, वही इंग्लिश
जो हम पे राज कर गए थे। तो इन्होंने भी वही तरीका यूज़ किया। इन्होंने सारे एलिमेंट्स को जो उस टाइम पे नोन थे, उन नोन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। और जब उन्होंने इनको अरेंज किया ना, पहले एक लाइन में लगा दिया था, ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि हर 8वां एलिमेंट ना पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद जो 7वें के बाद जो 8वां आएगा वो पहले वाले की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। तो इतिहास में कभी ये तानसेन बाबा से अपनी क्लासेस लेके गए होंगे और इन्होंने सोचा कि यार ये तो सारे का मापा होता है ना, तो वो भी सरगम होती है, मैं इसको भी सरगम की तरह बना देता हूँ, तो मैं इसको ना न्यूलैंड ऑक्टेव कह के बुला लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा मैंने कहाँ से उठाया है। वेल तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको न्यूलैंड ऑक्टेव नाम दिया, बिल्कुल 7 सुरों की तरह। तो ये है उनका पूरा ऑक्टेव, ठीक है। और जैसे पहले बोला था वैसे ही यहाँ पे भी कि इनकी लिमिटेशंस जो है ना वो इनके सारे प्रोसीजर से ज़्यादा ज़रूरी है। और एक पॉइंट वो ज़रूरी है कि किसने, जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे किसी ने किया था, अभी तक 2 हैं, दोनों इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे हुए हैं, तो वो भी याद रखने वाला है। और इसके बाद आता है, आर यू फेमिलियर विद म्यूजिकल नोट्स? आर यू? सच्ची सही बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मतलब जैसे हम तो इंडिया में पैदा हुए नहीं, हमें तो पता ही नहीं सारे गामा पा क्या होता है। ना हम हिंदुस्तान के बच्चे, ना तुम हिंदुस्तान के पब्लिशर्स, ना तुम हिंदुस्तान के टीचर्स, ना तुमने हिंदुस्तान में बुक बनाई, ना तुमने हिंदुस्तान के बच्चे के लिए बुक बनाई। नो, ये थोड़ा ना, ऐसा थोड़ा ना होता है। म्यूजिकल नोट्स, व्हाट आर म्यूजिकल नोट्स? म्यूजिक के नोट्स भी होते हैं, है ना। अब बच्चे से सिर्फ साइंस के नोट्स बनवाओगे तो यही होगा। खैर बहुत गंदा मजाक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके न्यूलैंड्स ऑक्टेव की लिमिटेशंस की। तो पहली लिमिटेशन ये है कि ये जो ऑक्टेव था ये सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं हुआ, ये सिर्फ कैल्शियम तक के लिए हुआ, क्योंकि कैल्शियम के बाद से हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं कर रहा था। दूसरी लिमिटेशन, न्यूलैंड भाई साहब कहते, ए छोटू इधर आ, वो अंदर जाके सारे साइंटिस्ट को बोल दे कि 56 एलिमेंट है, जा। हाँ वाह बोल दिया ना मैंने, जाओ काम खत्म, चलो। और तीसरी लिमिटेशन, अपने टेबल को, अपने ऑक्टेव को सही करने के लिए ना उन्होंने कई जगह 2-2 एलिमेंट एक साथ रख दिए। और वो तो छोड़ो, उन्होंने वो उस कॉलम में, उस रो में रख दिए जहाँ पे आसपास उनका किसी के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच कर ही नहीं रही। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल जो कि एक ही कॉलम में रखे हुए हैं, और जो एलिमेंट्स उनके साथ मैच होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, बट ऐसा नहीं होता, तो ये दोनों तरफ से गलत है। और ये जो ऑक्टेव बना है ना, इस ऑक्टेव के अंदर जो डोबिनियर ट्राइड था ना वो भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। वैसे हाँ चलो तो बोल देता हूँ, नहीं तो मैं बाद में भूल जाता हूँ। एक बार जाने से पहले ना डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। देखो भाई अभी तो रिकॉर्ड करते हैं, मेरे को पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसकी भी समरी वीडियो या कुछ भी इससे रिलेटेड ना कहीं कुछ लिंक पड़ा हो डिस्क्रिप्शन में, कुछ भाई कुछ तो होगा यार, चेक कर लेना ठीक है एक बार। और भाई सारी वीडियो की चेक कर लिया करो, कहीं भी कुछ भी डाल देता हूँ, और इसके अलावा अगर कोई गलती भी हो जाती है ना तो वो भी डाल देता हूँ। तो न्यूलैंड ने अपना ये ऑक्टेव सा बनाया और सब साइंटिस्ट को दिखाया, और सब साइंटिस्ट कहते निकाल, पहली फुर्सत में निकाल। तो वो वहाँ से रोते रोते जा रहे होते हैं। और कुछ टाइम के बाद हमें मिलता है एक मसीहा, एक शहंशाह, एक तानाशाह नहीं, आई मीन एक साइंटिस्ट यार, डिमिट्री मेंडलीव। वैसे देखा जाए, टेक्निकली बोल रहा हूँ, एफर्ड मत हो ना कोई, ठीक है। मतलब देखा जाए तो इस बंदे ने भी ना वही सब काम किया जो कि सब कर रहे थे, बट ऐसा मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक केमिस्ट सब मानते हैं। अपने टीचर से जाके पूछ सकते हो तुम लोग वैसे। इस साल तो नहीं मिलेंगे तुम्हें टीचर, अगले साल ही पूछ लेना। भाई इस साल तो टीचरों का ऐसा हाल हो रखा है कि क्लास लें तो दिक्कत और ना लें तो दिक्कत। एनीवे, तो ऐसा मानते हैं कि अगर आज पीरियोडिक टेबल हमारे पास है ना तो वो इस बंदे की वजह से है, मतलब ये उसकी रूट है, ये उसकी जड़ है, मतलब सब नींव यही है, मेंडलीव। अगर मेंडलीव ना होता तो पीरियोडिक टेबल ना होता, ऐसा मानते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं बकवास ज़्यादा कर रहा हूँ, अगर ऐसा लग रहा है तो जाके ना तुम लोग वो अपनी समरी वीडियो देख लो इसकी, उस पर बकवास नहीं कर रखी होगी मैंने। वेल अगर अब मैं सीधे सीधे तुम्हें बताऊं कि इन्होंने क्या किया, तो बेसिकली इन्होंने ऐसे 63 कार्ड लिए, उन पे हर मेटल की एक एक प्रॉपर्टी लिखी और उनको प्रॉपर्टी के हिसाब से दीवार पे चिपका दिया। तो उन्होंने भी वही नोटिस किया जो सब कर रहे थे, कि सारे जो एलिमेंट्स है वो अपनी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज हुए हुए हैं। एंड यहाँ पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी, ऑन दिस बेसिस
Mendeleev formulated a periodic law which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना। तो मेंडलीव ने जो टेबल बनाया था उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स थे उन्हें कहते थे ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें कहते थे पीरियड्स। तो अब तुम लोग सोच रहे होगी कि मेंडलीव ने ऐसा किया क्या था कि इसको इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ मेंडलीव ने की थी वो ये की थी कि मेंडलीव ने कह दिया था, मतलब जब मेंडलीव टेबल सेट कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मतलब जहाँ पे उनसे कोई एलिमेंट नहीं बैठा उन्होंने वहाँ पे जगह छोड़ दी, और उन्होंने क्या बोल दिया कि अभी हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो वो अनडिस्कवर्ड है जो कि इस जगह पे आके बैठेगा। एक और स्लाइट जो चेंज उन्होंने किया था वो ये किया था कि उन्होंने कहीं कहीं जो हायर मास का एलिमेंट था वो लोअर मास के एलिमेंट से पहले लिख दिया था, तो मतलब उन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया था ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ सकें। अच्छा, और जो भी मतलब मान लो जहाँ पे उन्होंने खाली स्पेसेस छोड़ दिए थे ना, तो उन्होंने उनको क्या नाम दिया, उन जो भी वो अननोन एलिमेंट्स थे, जैसे अभी तो अन बाय ट्राई कुछ ऐसा करके देते हैं ना, तो उस टाइम पे उन्होंने दिया ए का ए के ए, और उसके बाद उनके प्रीवियस एलिमेंट्स का नाम। ठीक है, फॉर एग्जांपल बुक का एग्जांपल ले लेते हैं जो उन्होंने बोला हुआ है, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, जो कि बाद में डिस्कवर हुए थे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सिमिलर थी, एक का ब्रोनो, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन के। तो पहले तो साइंटिस्ट्स, जो बाकी साइंटिस्ट थे, वो मान नहीं रहे थे, कहते कि ऐसे थोड़ा ना होता है भाई, ये जब है हमारे पास इतने एलिमेंट्स तो ऐसे खाली कैसे छोड़ सकते हैं जगह। ठीक है, एक बार तो क्या हुआ कि मतलब अगर ये एलिमेंट्स एक बार उनके मिलने शुरू हुए कि हाँ कोई नए एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और वो टेबल में बिल्कुल उस टेबल का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब करे बिना बैठ रहे हैं टेबल में, तो साइंटिस्ट्स को, लोगों को, सबको मेंडलीव का जो टेबल था, मेंडलीव की जो थ्योरी थी, वो सबको एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। जैसे यहाँ पे नोबल गैसेस का दिया हुआ है, नोबल गैसेस बहुत लो कंसंट्रेशन में होती हैं, तो वो काफ़ी बाद में मिली थी, क्योंकि तब तक मे बी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई होगी जो उन्हें निकाल सके। ठीक है, तो जब वो बाद में मिली, तो जब वो बिल्कुल ऐसे टेबल के अंदर सही जगह बैठ गई बिना टेबल को डिस्टर्ब करे नोबल गैसेस, तो कमाल ही हो गया। अब कमाल हुआ तो, लेकिन ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये तुम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहोगे इसकी लिमिटेशंस। तो अब यहाँ इनकी लिमिटेशंस क्या थी। पहली लिमिटेशन, ही वॉज अनेबल टू लोकेट हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब कि वो हाइड्रोजन की एक जगह फिक्स नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और हाइड्रोजन जैसी गैस की एक जगह फिक्स होनी ही चाहिए। और सेकंड, तो जब मैंने बताया था ना कि वो कभी कभी वो पहले वाले मास को, मतलब पहले वाले एलिमेंट को बाद में रखते थे, बाद वाले को पहले रखते थे, तो वो सेकंड है कि जो हायर मास का एलिमेंट है कभी कभी उनको पीछे रखा हुआ है। ठीक है, तो वो एक सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि जो हम वो लोग ने प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि भाई और कितने एलिमेंट ढूंढने हैं हमने। ऐसे तो जितने मर्जी ढूंढ सकते हो, एक भी ढूंढ सकते हो, 100 भी ढूंढ सकते हो, कोई फिक्स नंबर होना चाहिए ना, कम से कम ऐसे 5-10 के बीच में कुछ ऐसा कुछ होना तो चाहिए ना कि पता चल जाए कि कितने एलिमेंट्स ढूंढने हैं। थर्ड, कि वो आइसोटोप्स के भी जो पोजीशंस थी उन्हें डिटरमाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है, आइसोटोप्स काफ़ी बाद में आए थे और मतलब मिले थे, और मेंडलीव के टेबल में वो सही से फिट नहीं बैठ रहे थे। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो इनकी प्लेस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन तुम लोग अपना प्यार जस्टिफाई करो यार मेरे लिए। ठीक है, ऐसे एक कमेंट छोड़ जाना नीचे, बाकी तो कुछ करो ना करो। ठीक है, बस एक कमेंट, हाँ, कोई कुछ भी, हाँ, तुम्हें माता रानी की कसम यार, प्लीज़। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो से हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके ट्रेंड्स की बात करेंगे। मतलब अगर तुम लोग देखना चाहो तो शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आसपास आई रही होगी वीडियो वहीं। अब एज प्रॉमिस्ड मैं तुम्हें नए चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, खुद जाके देख लेना। वो चैनल मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं आएंगी, बट हाँ थोड़ी बहुत आ जाएंगी। ठीक है, और एक बार जाने से पहले ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, क्या पता कुछ लिखा हो वहाँ पे मैंने। ठीक है, तुम्हारे लिए पढ़ लेना, पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लिया करो। 10th चल रही है तुम्हारी, देखो 9th 10th 11th 12th, उसके बाद ऐश ही ऐश है।
ओके, बाय।